गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, पिछली बार हमने वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया था, वित्त आयोग के बारे में बताया था। तो वित्त आयोग की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती है, वो भी वित्त आयोग, अगर कभी आपसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस पूछा जाए तो भी आपको वित्त आयोग कार्य बताने हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना, उसमें भी सेंट्रल स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन ही बताने हैं। उसमें हमने पिछली क्लास में बता दिया था कैसे आप उसके पक्ष में भी लिख सकते हो, विपक्ष में लिख सकते हो। लेकिन ये आप जरूर कहोगे कि हमारे यहाँ लास्ट में सहकारिता होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन पर आने से पहले, क्योंकि हमारा संघवाद मूलतः कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, सहकारी संघ की बात करता है। और अब सहकारी संघ पर आने से पहले जरा हम एक बात और बता दें। वित्त के मामले में 101वां संविधान संशोधन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बड़ा हिस्टोरिकल है संघ राज्य संबंधों में। और वित्त आयोग के बाद एक संस्था बनी जो बड़े महत्व की है, वो जरा देखें। और हम देखना चाहते हैं कि जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल, हम देखना चाहते हैं जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद। अब जरा देखो कि जीएसटी काउंसिल ये संघ राज्य के वित्तीय संबंधों में बड़ा लैंडमार्क चेंज है। एक तरीके का ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 101, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 से कई चीज़ जोड़ी गई। आर्टिकल 246A जोड़ा गया, आर्टिकल 2 आर्टिकल 246A जोड़ा गया, फिर आर्टिकल 279 ये भी जोड़ा गया, और आर्टिकल 269A भी जोड़ा गया। अब सवाल इसमें है क्या, और फिर जीएसटी का मतलब क्या है? बच्चों देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखा, आर्टिकल 301 संविधान के अनुच्छेद 301 में लिखा गया है कि भारत के समूचे भारत क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य आबाद होगा। अंडर आर्टिकल 301 ये लिखा गया है कि भारत के समूचे भूभाग में ट्रेड एंड कॉमर्स, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के समूचे क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य आबाद होगा, फ्री होगा। इसका मतलब है कि व्यापार वाणिज्य का मतलब है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिजनेस बिहार में करे, चाहे वो बंगाल में करे, चाहे यूपी में करे, तो हमारे यहाँ पूरे इंडिया को एक यूनिट माना गया है व्यापार वाणिज्य के मामले में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि व्यापार वाणिज्य को बड़ा महत्व दिया गया है। ये तुम्हारे पहले से था ही, और आप देखोगे जैसे 91 के बाद द्वारीकरण आया, अगर यूरोप के 28 राज्य एक साथ आ सकते हैं, अभी 27 हैं, 27 एक राज्य आ सके मिलकर व्यापार कर सकते हैं, तो हमारे आपस में 27 राज्य क्यों व्यापार नहीं कर सकते? तो दोस्तों ये भी ध्यान रखने की बात है कि आप कहोगे 246 279 269 क्या है, और आर्टिकल 301 का मतलब है कि पूरे भारत में व्यापार और वाणिज्य आबाद होगा। देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब सवाल है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, तो स्वाभाविक तौर पर यह बात और प्रभावशाली आएगी। प्रभावशाली कब आई? 1991 के बाद। क्योंकि पहले क्या था कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम दैट वाज कंट्रोल बाय स्टेट, पूरा अर्थव्यवस्था राज्य के द्वारा नियंत्रित थी। तो कहने को तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स था, लेकिन थोड़ा सीमित था। 91 के बाद आप देखोगे जमाना बदल गया। अब 91 के पहले क्या था? केवल बीएसएनएल का टेलीफोन था। 91 के पहले केवल टेलीफोन किसका था? बीएसएनएल का था। अब यह है कि टेलीफोन स्वाभाविक रूप में एयरटेल का है, वोडाफोन का है। इसका मतलब 90s के बाद ज़माने में क्या हुआ? कंपटीशन। अब 90s के बाद का महत्व क्या है? कंपटीशन। 90s का मतलब क्या है? उसके बाद ज़माने में प्रतिस्पर्धा की बात आई। अब कंपटीशन का मतलब है कि सब लोग आपस में व्यापार करेंगे, निजी क्षेत्र भी आएंगे। तो 1991 के बाद अब हमने क्या किया? प्राइवेटाइजेशन।
यानी सरकारी कंपनियों के अलावा प्राइवेट कंपनीज भी आ गई। अब प्राइवेट कंपनीज के आने से व्यापार वाणिज्य और आगे बढ़ा, और इसीलिए हम जीएसटी ला पाए। क्योंकि दोस्तों एक खास बात है, जीएसटी हम क्यों लाना चाहते थे? क्योंकि आप देखोगे हमारे यहाँ, अब आज भी आप देखोगे यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस नहीं है। कोई राज्य ज़्यादा टैक्स लगा देगा, क्योंकि अपने राज्य में पेट्रोलियम का भी ध्यान से देखना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जैसे आप एंट्री करते हो, पेट्रोलियम पे टैक्सेस कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। शराब के टैक्सेस कम ज़्यादा होते रहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जैसे एंट्री करोगे, वैसे शराब के टैक्सेस अलग हो जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि हमारे देश में जो टैक्सेशन का जो स्टेट का सब्जेक्ट है, वो स्टेट टू स्टेट चेंज होगा। तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि कहीं भी शराब खरीदो एक ही दाम पे। जीएसटी का ही पर्पज़ था। कहीं पेट्रोल भराओ एक ही दाम पे। भाई पूरे भारत में बिजनेस एक जैसा होना चाहिए। इसलिए बच्चों एक भी ये भी रीज़न है। अब देखो बिहार ने शराब बंद कर दी और गोवा में शराब खूब मिल रही है। टूरिस्ट बढ़ने का, गोवा में टूरिस्ट बढ़ने के बड़े कारण है कि वहाँ शराब खूब मिलती है। और ये भी कारण है कि अगर मान लो कि कोई राज्य शराबबंदी कर रहा है तो वो अपने राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है। आज की डेट में जो जीएसटी का मतलब है, आज के डेट में होटल में खाना कहीं भी खाओ, जीएसटी का रेट एक है। पहले पता चलता था, अब चूंकि जीएसटी आने से क्या हो गया, पहले हम होटल में दिल्ली में खाना खाए तो जीएसटी टैक्स का रेट अलग था। कहीं फिल्में देखो उसका रेट एक हो गया। तो हमारे टैक्स दो प्रकार के होते हैं, और बाकी सब इकोनॉमी पढ़ोगे बच्चों। यहाँ तो हम पॉलिटी में, इकोनॉमी में सर से आप पूछना जीएसटी को, हमारा केवल पॉलिटिकल डायमेंशन पढ़ने का पर्पज है। तो कुल मिला के पूरे भारत में यूनिफॉर्मिटी हो। अब बेचारे ट्रक चलाने वाले, अब कोई सामान ला रहे हैं तमिलनाडु से और दिल्ली, तो 5 बार उनको टैक्सेशन किया जाएगा। एक बार टैक्स लगा लो आप। इसलिए प्लान जीएसटी का आया। लेकिन जीएसटी का पॉलिटिकल प्लान क्या है, जरा आपको बता दें कि आर्टिकल 246A क्यों आया? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 तो पहले से है। अब देखोगे बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 तो पहले से लिखा हुआ है, और 246, 245 ये बड़े महत्व के हैं। 245, 246 ये बड़े महत्व कैसे हैं? अब जरा देखो, अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे हो तो 245 में क्या लिखा है कि अगर पार्लियामेंट कोई विधि बनाएगी पूरे भारत के लिए होगी, लेकिन उत्तराखंड कोई विधि बनाएगी तो उत्तराखंड के लिए होगी। ये 245 में लिखा गया है। यानी 245 में लिखा गया है कि भौगोलिक रूप में किस तरीके से विधियों का विस्तार होगा, और पार्लियामेंट बनाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? होल आर एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी। यानी हमारे यहाँ संविधान के द्वारा निर्मित विधियाँ, पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई विधियाँ किसी भाग के लिए भी होंगी और पूरे भारत के भाग के लिए होंगी। तो आप कहोगे सर वो एक भाग के, जैसे आप्सपा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, हमने केवल कुछ राज्यों को लगा रखा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई विधियां ऐसी हों जो कि राज्य विशेष तक ही सीमित हों और पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन उत्तराखंड के द्वारा बनाए गए कानून यूपी में लागू नहीं होंगे, बिहार में लागू नहीं होंगे। और इसका मतलब है राज्य की विधायिका कहाँ तक कानून बनाएगी? उस राज्य तक, उस राज्य तक। ये आर्टिकल, ये डिवीजन ऑफ पावर है, ये जोग्राफिकल डिवीजन कर दिया गया। लेकिन बच्चों देखो अब गड़बड़ी क्या है, उत्तराखंड अगर राज्य अपने ही राज्य के लिए कानून बनाएगा तो समस्या देखो, समस्या ये है कि उत्तराखंड जो राज्य अपने राज्य के लिए कानून बनाएगा, अब उत्तराखंड में एयरपोर्ट भी है, उत्तराखंड में रेलवे स्टेशन भी है, तो क्या उत्तराखंड रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए भी कानून बनाएगा? उत्तर है नहीं। इसलिए हमारे यहाँ आर्टिकल 246 लाया गया, जिसमें यह बता दिया फंक्शनल डिवीजन कर दिया जाए। उत्तराखंड में, उत्तराखंड अगर अपने राज्य के लिए सारा कानून बनाएगा तो रेलवे तो मोदी जी का पार्ट है। उत्तराखंड में जो रेलवे स्टेशन जा रही है, देहरादून का एयरपोर्ट है, अब जॉली ग्रांट के लिए तो वहाँ के एयरपोर्ट का नाम है, वो तो काम मोदी जी का है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए फिर होगा आर्टिकल 245 का पार्ट 2। तब देखोगे लिखा गया है कि संसद मान लो कोई अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति है, अब कोई कतर में रहने वाले भारतीय लोग हैं, उनके लिए विधि का निर्माण संसद करेगी। उनके लिए विधि कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ। इसका मतलब अब ये बात याद रखना बच्चों
राज्य के द्वारा कतर में रहने वाले नागरिकों के लिए विधि नहीं बनाया जाएगा। उत्तराखंड नहीं बना सकता कि उत्तराखंड क्यों कह दे कि जो लोग कतर में भी लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं उस पर हमारा कानून लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन संसद के द्वारा बनाई गई विधियां, आप कहोगे इसका मतलब है सर कि कतर में रहने वाले लोगों के लिए विधि बनाई जाएगी? नहीं बच्चों, कतर में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, हमारे जो भारतीय अमेरिका में है, इंग्लैंड में, उनके लिए कोई कानून बनाएगी। इनकम टैक्स एक्ट का, भारत में शिक्षा के लिए, वोटिंग राइट, मान लो विदेश में कोई व्यक्ति रहने वाला है, वोटिंग राइट देना पड़े उसको, तो वो काम संसद करेगी, राज्य विधानसभाएं नहीं करेंगी। 245 में पहला डिवीजन है जो भूभाग का बांटा गया है। अब भूभाग का बंटवारा पर्याप्त नहीं है, इसे दूसरा बंटवारा लाया गया लिस्ट का। अब जाते 7 शेड्यूल। इससे बात यही पता चल जाती है कि हमें शेड्यूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए 246 से 7 शेड्यूल आता है। इसका मतलब है अब 246 में लिख दिया गया कि संघ सूची, 246 में लिख गया संघ सूची, राज्य सूची। इसका मतलब है अब ये तुम्हें पता ही नहीं चला कि भाई संघ सूची है, राज्य सूची है, तो उसमें विषय कौन से हैं, उसे विषय कौन से हैं आप देखोगे। इसलिए कहा जाता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग क्लॉज, एंड पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन्यूमरेटेड इन लिस्ट 1। लिस्ट 1 का मतलब क्या होता है? 7वीं अनुसूची की संघ सूची। संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। ये क्या लिखा गया है? ये विषय वस्तु क्या होगा? तो संसद किस लिए विधि बनाएगी? सूची 1 के लिए। संसद विधि बनाएगी यूनियन लिस्ट के लिए, और राज्य विधि बनाएगी राज्य सूची के लिए। इसे 7 शेड्यूल में। अब आप देखोगे शेड्यूल क्यों आया? अगर 246 में ही सारे हम विषय लिख दिए थे तो 246 बड़ा लेंदी हो जाता। इससे हमने काम किया कि 246 में विषय लिखने के बजाय हमने क्या कर दिया, उसके लिए अलग से शेड्यूल बना दिया। इसे शेड्यूल क्या है? आर्टिकल का विस्तार। शेड्यूल आर्टिकल का विस्तार है कि मान लो कोई किताब में लिख रहा हूँ, उसमें मैंने रेफरेंस दे दिया, उधर में रेफरेंस दे दिया भाई अमुक पेज पे देख लो, एक ही साथ सब बात लिख देते, हौच पौच हो जाता। इसलिए आप देखोगे बच्चों, आप कहोगे सर हर आर्टिकल के लिए सूची बनेगी, शेड्यूल बनेगा? नहीं, क्योंकि हर आर्टिकल के एक्सपेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, कुछ आर्टिकल की एक्सपेंशन की आवश्यकता पड़ती थी, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। कुछ आर्टिकल की एक्सपेंशन की आवश्यकता पड़ती थी तो पार्लियामेंट ने क्या बना दिया? लॉ बना दिया। इसलिए आप देखोगे संघ सूची, अब संघ सूची पर कोई विधि बनाएगा, संसद बनाएगी। और देखो इसी से हम जीएसटी बनाना चाहते हैं कि जीएसटी बनाने के लिए थोड़ी बेसिक बात आपको बता दें। अब उसके बाद इसका मतलब संघ सूची में आप जानते हो कि अब संघ सूची में आप पूछोगे सर कौन कौन से विषय हैं, तो मैं कहूँगा शेड्यूल जाके देखो, डिफेंस, संचार। इसे आप देखते हो विदेश यात्रा मोदी जी कर रहे हैं। अब कतर के साथ कोई समझौता, कतर में रहने वाले भारतीय सैनिकों को केजरीवाल थोड़ी छुड़ाएंगे और न पुष्कर सिंह धामी छुड़ाएंगे, उसे मोदी जी को जाना पड़ेगा। और रूस के साथ समझौता हो तो ममता दीदी थोड़ी जाएंगी, मोदी जी जाएंगे। ये लिस्ट की बात कर दी गई है। और आप देखोगे कि इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि ये लिखा गया है कि ठीक है स्टेट के लिए क्या है, यानी संसद किसी संघ सूची पर विधि का निर्माण करेगी और राज्य क्या करेगा? राज्य सूची पर। राज्य क्या करेगा? पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू हैव ए लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट और मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट 3rd। अब सवाल है कि तीसरी लिस्ट क्या बन गई? 3rd। हमारे संविधान में संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इसे क्या कहा? समवर्ती। तो देखिए समवर्ती सूची कहा गया है। आप कहोगे सर समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? समवर्ती सूची पर कानून बनाएगा संघ और राज्य दोनों। हमने पिछली बात बताया भी था। और बच्चों याद रखना, अगर आप कहोगे सर ये बताओ हम किसी संघ विषय को राज्य में बदलना चाहते हैं, कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। कई सूची के अदली बदली के लिए और संविधान संशोधन करना पड़ेगा। एक सूची को दूसरी सूची में रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, संविधान का बदलाव करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। दूसरी बात ध्यान रखना, एक तो संविधान में बदलाव करना पड़ेगा और दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो विवाद हो जाए, भाई समवर्ती सूची पर कोई कानून बन गया, समवर्ती सूची पर कोई कानून बना और ये डिस्प्यूट हो जाए कि भाई ये कानून संघ मोदी जी और दीदी टकरा गए, राज्य में तो स्वाभाविक रूप में अधिकार किसका है?
राज्य का। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में विधि बनाने का अधिकार दोनों है। तो मोदी जी और दीदी जी टकरा गई तो उसमें प्राथमिकता किसकी होगी? मोदी जी की। इसलिए 7 शेड्यूल के डिवीजन ऑफ पावर में कंकरेंट लिस्ट में स्वाभाविक रूप में शक्तियां संघ के पक्ष में है। और कैसे? ये बात आपको दिख जाएगी, ये बात आपको दिख जाएगी कि कंकरेंट लिस्ट में शक्तियां संघ के पक्ष में कैसे हैं, यहां पे आप देखोगे। तो दोस्तों अब देखो कि इसीलिए आर्टिकल 246 ए के साथ मामला जुड़ जाता है, क्योंकि आर्टिकल 246 ए को देखते समय ये बात भी हमें देखने की आवश्यकता पड़ती है कि आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 में क्या 254 में क्या लिखा गया है कि मान लो समवर्ती सूची में संघ और राज्य विधि बना रहे हैं और दोनों की विधि आपस में टकरा जाए, अब दोनों की विधि एक दूसरे के खिलाफ चली जाए, तो आखिर में किस विधि को हम प्राथमिकता देंगे? तब संविधान में क्या लिखा गया है? तब प्राथमिकता दी जाएगी संघ विधि को। इसलिए बच्चों 246 ए को हमने अलग कर दिया। यानी अब आपको ये बात याद दिला दें कि हमने 246 ए को अलग क्यों किया। यानी जब 246 लिखा था, 246 245 लिखा है, हमें अलग से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हमने 246 में जीएसटी क्यों नहीं लिखा? अब सवाल है, आप जानते हो 246 में जीएसटी लिखते तो कहाँ लिखते? इसे जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो 246 में अगर जीएसटी हम लिखते तो वो लिख ही नहीं सकते थे, क्योंकि संघ सूची में लिखते, राज्य सूची में लिखते, समवर्ती सूची में लिखते, तो समवर्ती सूची में लिखते संघ सरकार की प्राथमिकता हो जाती। यानी कोई विषय कंकरेंट लिस्ट में होगा अगर समवर्ती में होगा। अब सवाल आ गया कि आखिर में जीएसटी कहाँ लिखा जाता? अगर समवर्ती में हो जाता है तो फिर उसमें संघ सरकार कोई विधि बनाएगी और राज्य भी कोई विधि बनाएगी ओवर द कंकरेंट लिस्ट। तो किस विधि को प्राथमिकता दी जाएगी? संघ विधि को। संघ राज्य में अगर टकराव होगा तो किस विधि को प्राथमिकता दी जाएगी? संघ विधि को प्राथमिकता दी जाएगी। अब सवाल है जीएसटी कहाँ रखा जाता? इसलिए हमने सोचा कि जीएसटी को अगर संघ में रखेंगे तो राज्य नाराज हो जाएंगे, क्योंकि याद रखिए बच्चों, जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर। अब आप जानते हो कि जीएसटी को संघ में रखा जाता तो संघ नाराज हो जाता, या संघ की शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ जाती, राज्य स्वीकार नहीं करते। इसलिए आपको याद रखो जीएसटी की पूरी हिंदुस्तान में एक जैसा टैक्स लगेगा, तो राज्यों को इसी बात पर आपत्ति थी कि भैया हमारा राज्य का टैक्स अपना है, टोल टैक्स है, भाई जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सब राज्य के हैं। यानी मतलब है एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम खुद देते हैं, दूसरा देगा उसको हम आगे बढ़ा देंगे। ऐसे मामले पर विचार आया कि जो जीएसटी का मामला है वो क्या किया जाए, संघ और राज्य कंकरेंट लिस्ट का विषय है। इसलिए कहा गया कि नहीं, संघ को नहीं दिया जाएगा, राज्य को नहीं दिया जाएगा और कंकरेंट में भी नहीं रखा जाएगा। जीएसटी ने तो संघ में रखा गया, संघ की प्राथमिकता हल प्रॉब्लम होती, राज्य में नहीं रखा गया, राज्य होता तो संघ मानने को तैयार नहीं था। और कभी इसलिए इसीलिए कंकरेंट में क्यों नहीं रखा गया? कंकरेंट में आर्टिकल 254 ये कहता है कि दोनों में टकराव हो जाए तो कौन सी विधि प्राथमिक होगी? संघ की विधि। इसका मतलब है कंकरेंट लिस्ट में संघ की पावर ज़्यादा है, इसीलिए जीएसटी के लिए आर्टिकल 246 ए अलग से रखा गया। इसका मतलब है ये 246 अलग की का मतलब है कभी भी अगर कोई लफड़ा हो गया कि संघ और राज्य के बीच में प्राथमिकता किसकी होगी, इसमें प्राथमिकता नहीं। इसलिए बच्चों जीएसटी अपने आप में बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि राज्यों को अब नीचे करते तो मानते ही नहीं राज्य। और आज भी जीएसटी अभी लागू नहीं हो पाई है शराब पर, पेट्रोलियम पर, क्योंकि अब देखो अगर जीएसटी का ये यूनिफॉर्मल टैक्स होगा, अब मान लो उड़ीसा की स्थिति खराब है, उड़ीसा की स्थिति खराब है तो उड़ीसा क्या सोचेगा, जीएसटी के टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाए। अब उड़ीसा अगर जीएसटी टैक्स रेट को बढ़ाएगा बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिफॉर्मल रेट है। तो कई बार कमजोर राज्य कहते हैं भाई ये कौन सी बात है। अभी देखिए जीएसटी शराब उस पर लागू नहीं है, शराब पेट्रोलियम पे नहीं है, इसका फायदा क्या है? जो राज्य चाहते हैं अपना मनमानी दाम बढ़ा लेते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, दाम बढ़ा दिया। इसे राज्यों की समस्या थी तो राज्यों को भी लेना था, तो इसलिए आर्टिकल 246 रखा गया कि इसका मतलब है जीएसटी के लिए बाकायदा विधि का निर्माण संसद करेगी
और SGST के लिए जो राज्य की GST है उसका विधि का निर्माण कौन करेगी? राज्य करेगा। तो संघ सूची यानी जिसे कहते हैं सेंट्रल GST, CGST संघ सरकार करेगी, इसके लिए विधि का निर्माण। और स्टेट GST, राज्य GST कौन बनाएगी? ये बनाएगी राज्य विधानसभा। इसलिए इसमें प्राथमिकता का सवाल नहीं है कि कौन किसको प्राथमिकता दिया जाएगा, पहली बात। अब दूसरी बात है कि मान लो GST का टैक्स आगे कैसे बटेगा? तो बच्चों GST का टैक्स फाइनेंस कमीशन नहीं बांटता, इसलिए 246 क्यों लाया गया GST में? कारण मैंने बता दिया, क्योंकि इसको 246 में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए हमें 246 में चूंकि संघ की शक्तियाँ अधिक हो जाती हैं, क्योंकि उसका कंकरेंट लिस्ट में ज़्यादा पावर है, इसलिए हमने तय किया कि भाई ममता दी नाराज न हो, पुष्कर सिंह धामी को भी साथ लिया जाए, सब छोटे मोटे राज्यों को लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद देखोगे कर्नाटका, तमिलनाडु सब विरोध करते थे। क्यों? भाई कर्नाटका तमिलनाडु जैसे राज्य कहते थे कि भैया GST वहाँ लगेगा जहाँ खपत होगी, तो वहाँ पॉपुलेशन कम है, जहाँ खपत होगी यूपी बिहार है। इन राज्यों ने कहा ओ फिर हमारे साथ घाटा कर रहे हो। तो भारत सरकार ने कहा अरे भाई सबका साथ सबका विकास, चिंता मत करो, सामाजिक न्याय होने दो। उसके बाद 269 ये रखा गया। तो 269 में हुआ कि भाई GST की जो अब सवाल है कि एक तो सेंट्रल GST है, दूसरा स्टेट GST है, तीसरा है IGST। IGST का मतलब होता है जो राज्य राज्य के बीच व्यापार हो, संघ राज्य के बीच व्यापार होगा, उसको कहा IGST। अब IGST का विभाजन कैसे होगा? यानी अब ठीक है, जो सेंट्रल GST है, मान लो कि जहां भी राज्य लगाया कस्टम, तो वो संघ रख लेगा। अब सेंट्रल स्टेट GST का मतलब है टोल टैक्स, वो राज्य रख लेगा। अब सवाल है कि CGST जो IGST होगा, यानी कोई सामान तमिलनाडु से चल के आ रहा है दिल्ली, संघ अब इसमें भी IGST का पार्ट होगा, क्योंकि व्यापार एक राज्य में व्यापार होगा तो SGST, केंद्र का व्यापार होगा, केंद्र की वस्तु होगी CGST, केंद्र राज्य दोनों आएगा तो IGST। IGST का विभाजन कैसे होगा? इसके लिए आर्टिकल 269 ए रखा गया। 269A में कहा गया कि IGST का बंटवारा होगा, और वो बंटवारा कौन करेगी? GST परिषद। यानी कैसे? यानी इसके लिए फाइनेंस कमीशन नहीं करेगा। तो IGST का विभाजन कैसे होगा? जो IGST का विभाजन होगा जो IGST का डिवीजन होगा वो कौन करेगा? GST काउंसिल, ये करेगी GST काउंसिल। अब आप कहोगे GST काउंसिल में क्या कैसे है? तो GST परिषद ये विभाजन करेगी GST परिषद, और GST परिषद में कौन है? अब जरा देखो, GST काउंसिल या GST परिषद में, GST काउंसिल GST परिषद में कौन है? GST काउंसिल या GST परिषद। अब इसका निर्माण किया गया 279A से, तो GST परिषद। अब GST परिषद में कौन होगा बच्चों? अब देखो, इसका मतलब है GST वाला पैसा कैसे बटेगा, उसके लिए फाइनेंस कमीशन काम नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैसे बटेंगे? और फिर हमने कहा इकोनॉमिक्स में सभी GST आप पढ़ते होगे, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ लोगे, क्योंकि हमारा डायमेंशन है पॉलिटिक्स का, संविधान का। फिर तय किया गया कि GST काउंसिल, GST परिषद में कौन होगा? तो स्वाभाविक रूप में संघ सरकार के राजस्व का, संघ सरकार का वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री, ये निर्मला सीतारमन। तो GST जो होगी, इसका मतलब इसकी संरचना कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसमें द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार का, उसमें वित्त मंत्री होगा। अब संघ सरकार का वित्त राज्य मंत्री होगा, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। संघ के मामलों का वित्त राज्य मंत्री होगा। उसके बाद कौन होगा? राज्यों के वित्त मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री या वित्त मामलों को देखने वाला कोई मंत्री,
तो राज्यों के वित्त मंत्री, द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, राज्यों के वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, राज्यों के वित्त मंत्री होंगे। इसका मतलब है अब ये जीएसटी काउंसिल इनसे बनेगी, राज्यों के वित्त मंत्री होंगे, इसमें संघ का वित्त मंत्री होगा। अब ये जो मिलके ये तय करेंगे कि अब कैसे जीएसटी काउंसिल फिर क्या करेगी, इनसे मिलके बनेगी, कैसे निर्णय करेगी, क्या करेगी, इस पर आने से पहले फिर आपको देखो संविधान में लिखा गया है बाकायदा, इसके लिए 279 से बताया गया किस तरीके से राज्यों के वित्त मंत्री, संघ के वित्त मंत्री ये सब आएंगे। यही तो है सबका साथ सबका विकास। अब जीएसटी काउंसिल सारा निर्णय करेगी, तो जीएसटी काउंसिल में सब लोग आ गए, लेकिन निर्णय कैसे होगा जरा देखा जाए, जीएसटी काउंसिल का निर्णय कैसे होगा। तो जीएसटी काम क्या है, निर्णय कैसे होगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, ये सब आर्टिकल 279A में है। जीएसटी काउंसिल कैसे कोई डिसीजन लेगी, निर्णय कैसे लेगी, तो बच्चों याद रखना ये 75% बहुमत के साथ लेगी, यानी 3/4 कोई भी निर्णय होना चाहिए किस बहुमत से, सब 279A में है। कोरम कम से कम आधे सदस्य होने चाहिए, कोरम है आधे का मतलब राज्य के मुख्यमंत्री, संघ का वित्त मंत्री, कम से कम आधे होने चाहिए। इतना तक बात संविधान में सोचो लिखी गई। ये भी कहा गया कि जीएसटी के निर्णय का न्यायालय कोई न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करेगा। इसमें कहा गया कि निर्णय कैसे होगा, 3/4 मेजॉरिटी, 3/4 बहुमत के द्वारा। बाई 3/4 मेजॉरिटी डिसीजन किया जाएगा 3/4 बहुमत के द्वारा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर 3/4 बहुमत होगा तो अब सवाल है किसका बहुमत लिया जाए, संघ का, राज्य का, या दोनों का। ये किसका बहुमत लिया जाए, संघ का लिया जाए बहुमत, राज्य का लिया जाए, दोनों का लिया जाए। इसलिए अब बहुमत ऐसा होना चाहिए क्योंकि दोनों का सहयोग हो जाए। इसलिए कहा गया कि जीएसटी के डिसीजन में 1/3 वोट होंगे संघ के और 2/3 वोट होगा राज्यों के। ये संविधान में लिखा गया है। इसका मतलब है बिना संघ और राज्य के कोई निर्णय नहीं होगा। कुल मिला के यानी संघ चाहे तो अपना निर्णय नहीं करवा सकता, राज्य अकेले पर निर्णय नहीं करवा सकता, दोनों को साथ आना पड़ेगा। बच्चों यही तो सहकारिता है, सबका साथ सबका विकास। बिना दोनों के साथ हुए मामला बनेगा ही नहीं, तो दोनों का साथ आना पड़ेगा। इसलिए कहा भी गया कि बाकायदा ये डिसीजन मेकिंग चाहिए जो 279A में है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की संरचना, निर्णय का तरीका। अब आप कहोगे सॉरी बताओ निर्णय ले ही न तो क्या होगा, तो बच्चों ऐसा पॉलिटिक्स में देखो हमेशा समझौता हो जाता है, गिव एंड टेक होता है। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है कि नहीं खूंटा यहीं गड़ेगा। मैं एक बार किसी गांव के सभा में गया था, वहाँ पंचायत हो रही थी, तो पंचायत में सब सरपंच ने जब निर्णय दे दिया तो एक व्यक्ति ने कहा सरपंच जी सब तो ठीक है लेकिन खूंटा यहीं गड़ेगा। मतलब अगर एडामेंट हो गया तो फिर डिसीजन कैसे होगा लाइफ में। इसे पॉलिटी पढ़ने का मतलब है थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, गिव एंड टेक। थोड़ा गिव एंड टेक करिए, फ्लेक्सिबल हो जाइए। अब जरा सोच के देखो, अगर निर्णय 3/4 बहुमत से होगा तो स्वाभाविक रूप में सबको साथ आना पड़ेगा, और इसे कहते हैं भारित मत। इसलिए इसमें कौन सा वोटिंग होता है, वेटेज वोटिंग, भारित मत। भारत मत का मतलब होता है क्योंकि अगर आप देखोगे भाई 28 राज्य हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा है, वित्त मंत्री संघ की संख्या कम है, तो जहाँ 28 राज्यों के मुख्यमंत्री मिल गए तो उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर आप कहोगे सर बताओ इसमें किसको प्राथमिकता दी जाए। इसलिए हमने कहा नहीं भाई 28 के हिसाब से नहीं, क्योंकि संघ तो संघ की प्राथमिकता होनी चाहिए बच्चों, संविधान में संघ की प्राथमिकता है। क्योंकि याद रखना संघ हमारे संघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत है सुप्रीमेसी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। क्योंकि मान लो यूनियन गवर्नमेंट में क्या है, बीएचयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यूनियन लिस्ट में है, और राज्य लिस्ट में क्या है, राज्य की शिक्षा है।
लेकिन अगर राज्य के अधिकार यूनियन लिस्ट से टकरा जाए तो यूनियन लिस्ट को प्राथमिकता दी जाएगी, समवर्ती में भी यूनियन को प्राथमिकता दी जाएगी, तो प्राथमिकता तो यूनियन की ही, सुप्रीमेसी है फेडरल गवर्नमेंट। तो भारत मत का में वेटेज वोटिंग का मतलब होता है कि यहाँ ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति एक वोट होगा, फिर तो संघ का मतलब खत्म हो जाएगा। और फिर आप कहोगे कि सर ये बताओ ये जीएसटी काउंसिल करती क्या है? तो भाई जीएसटी काउंसिल काम क्या होगा, निर्णय का तरीका ये है। फंक्शन क्या होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल के फंक्शन क्या होंगे? जीएसटी काउंसिल के फंक्शन का मतलब क्या है? ये फंक्शन क्या होगा कि पहला, जीएसटी काउंसिल का फंक्शन ये होगा कि जीएसटी की रेट तय करना, कि जीएसटी की रेट कितनी होगी, दरें तय करना। कि भाई जीएसटी किसी वस्तु पर, दूध पर कितना होगा, तो आप देखते हो आजकल तो सब पे जीएसटी लग रहा है, भाई दूध पे कितना होगा, भले हो राज्य का विषय, याद रखना बच्चों। क्योंकि जीएसटी क्या है, अगर स्टेट जीएसटी भी है तो दर सब लोग मिलकर तय करेंगे, क्योंकि स्टेट का एक मामला तो है ना, 28 राज्यों के लिए दूध पर एक जीएसटी होगी, 28 राज्यों के लिए किसी सामान पर, एक ही बिस्किट पर एक जीएसटी होगी, 28 राज्यों के लिए रेस्टोरेंट पर एक जीएसटी होगी, तो वो तो हमें सामूहिक रूप में करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या कहा, रेट तय करना पहला, और ये भी किसी वस्तु को छूट देना, किसी को जीएसटी से छूट देना, एग्जम्पशन करना, वेबर देना। और आईजीएसटी का विभाजन करना, जो हमने पहले बता दिया आपको। इंटर स्टेट जीएसटी, अंतरराज्यीय जीएसटी का विभाजन करना। और उसके बाद मान लो कि कहीं कोई आकस्मिक परिस्थिति है, क्योंकि बात ध्यान रखने की है कि हमारे यहाँ जीएसटी को, अगर ये बात ठीक है कि संघ राज्य के बीच समान शक्ति दी गई है, लेकिन किसी कीमत पर अगर राष्ट्रीय एकता का मामला आया तो फिर हम राष्ट्रीय एकता के मामले में संघ की अधिकार को रखेंगे कि वो विशेष कोई जीएसटी लगा सकता है, और जीएसटी की कीमत तय करना, छूट देना, और इतना ही नहीं बल्कि उनके स्लैब भी निर्धारित करना। स्लैब का मतलब है किन वस्तुओं पे जीएसटी 4% होगा, 6%, 4%, 2%, ये क्या कहता है, स्लैब का निर्माण करना, ये भी जीएसटी काउंसिल करेगी। इसलिए बच्चों, जीएसटी काउंसिल का निर्माण हमारे यहाँ क्या बनाता है, सहकारी संघवाद, संघ राज्य के बीच सहयोग। जीएसटी काउंसिल क्या बताता है कि साथ अगर संघ राज्य आएंगे तभी उदारीकरण के दौर में विकास होगा। कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, संघ राज्य एक साथ मिलेंगे तब विकास होगा, संघ राज्य एक साथ मिलेंगे तब विकास होगा, और सबका यही तो है, सबका साथ सबका विकास। तो आप कहोगे सर इसलिए आप देखोगे, और आज भी पेट्रोलियम को जीएसटी में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया है, 7 शेड्यूल में पेट्रोलियम का नाम लिख दिया गया है। लेकिन आज तक अभी जीएसटी, जब जीएसटी काउंसिल तय करेगी तब पेट्रोलियम पे जीएसटी आ जाएगी। और शराब तो शामिल नहीं की गई क्योंकि राज्यों ने विरोध किया था, तो भाई बीच का रास्ता निकाला गया। और राज्यों के विरोध करने के कारण है, भाई राज्यों के अलग अलग विरोध थे। जो अमीर राज्य थे वो कहा करते थे हमें घाटा होगा, क्योंकि भाई जीएसटी वहाँ लगेगी जहाँ सामान खपत होगी, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है ये। तो अमीर राज्य कहते थे हमें घाटा होगा, गरीब कहते थे हमें घाटा होगा। लेकिन आप देखो दोस्तों, व्यापार बढ़ेगा तो अल्टीमेटली सबको फायदे होते हैं, किसी को घाटा नहीं होता। व्यापार बढ़ने पे सभी का फायदा होता है। इसलिए हमने जीएसटी लगा लिया। ये सहकारिता है, सहयोग है, और एक तरीके से उदारीकरण को बढ़ावा देने का तरीका है। और भविष्य में इसी जीएसटी को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब इसमें थोड़े थोड़े चेंज आते रहते हैं। तो ये भारत में एक नया परिवर्तन आया आर्टिकल 101 में संविधान संशोधन से जीएसटी काउंसिल के रूप में। आप कहोगे सर ये बताओ कुछ विवाद भी बता दो, संघ राज्य के बीच कुछ डिस्प्यूट बता दे, फिर सहयोग। वो डिस्प्यूट से खत्म नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स में डिस्प्यूट ना हो तो पॉलिटिक्स भाई दो बच्चों देखो, जब तक मतभेद ना हो तब तक किस बात के पॉलिटिक्स। याद रखो, जहाँ राम राज्य है वहाँ पॉलिटिक्स थोड़ी चलेगी। पॉलिटिक्स चलने के लिए कुछ मतभेद तो होने चाहिए, लेकिन मतभेद है तो सुलझाओ भी है। ये नहीं कि मतभेद कहेगा तो हम छोड़ देंगे, मतभेद को हल करने का भी प्रयास करते हैं। इसे पॉलिटिक्स में तो हमेशा ही चलता रहता है, इसमें भावनात्मक होने की आवश्यकता नहीं है।
और ये भी कहा गया है संविधान में कि जीएसटी काउंसिल के डिसीजन को कभी भी न्यायपालिका के सामने चैलेंज नहीं किया जाएगा, कि नोबडी कैन चैलेंज द डिसीजन ऑफ जीएसटी इन जुडिशरी, क्योंकि पैसे का मामला है। अब उसमें न्यायपालिका का आने की क्या जरूरत है? मामला तो पैसे का है, तो जुडिशरी को आने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जरा देखिए, अब सवाल अगला आता है कि अगर जुडिशरी का मामला है या झगड़े का मामला है, तो आप देखोगे संघ राज्य के बीच जो झगड़े का मामला चलता है, 2-3 झगड़े हैं। अब अगला देखेंगे संघ राज्य के बीच विवाद, और फिर देखेंगे सहयोग। तो सहयोग के साथ फिर हम संघ राज्य को खत्म करेंगे। पहले देखना डिस्प्यूट क्या है, इसलिए कहा भी जाता है संघ राज्य के बीच सहयोग भी है, विवाद भी है, संघर्ष भी है, हर किस्म के मामले चलते रहते हैं, और यही तो पॉलिटिक्स में खास बात है। तो अगला देखेंगे संघ राज्य के बीच विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। संघ और राज्यों के बीच विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब आप देखोगे बच्चों, संघ राज्य के बीच विवाद क्या है, डिस्प्यूट किस प्रकार का है, संघ और राज्य के बीच डिस्प्यूट कैसा है, विवाद कैसा है। अगर देखा जाए तो संघ राज्य के बीच विवाद क्या है? पहला, कई विवाद तो राज्यों के बीच भी है। अच्छा, आप कहेंगे सर संघीय विवाद में क्या आएगा? संघीय विवाद में याद रखो दोस्तों, संघीय विवाद में आता क्या है, व्हाट वी कैन इंक्लूड इन फेडरल डिस्प्यूट। तो संघीय विवाद को आर्टिकल 131 में डिफाइन किया गया है, और 131 में क्या डिफाइन किया गया है कि संघ और राज्य के बीच के विवाद, एनी डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो कभी भी मोदी जी और ममता दीदी के बीच के विवाद, अभी आप देखोगे केरला और संघ के बीच का विवाद, ये संघीय विवाद है। तो यूनियन गवर्नमेंट और केरल गवर्नमेंट के बीच का विवाद चल रहा है, ये संघीय विवाद है। और संघीय विवाद में राज्य और राज्य के बीच का विवाद, इवन द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, राज्य और राज्य के बीच का विवाद, ये भी अपने कौन सा विवाद है? संघीय विवाद है। संघ राज्य के बीच का विवाद, द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड स्टेट, ये भी संघीय विवाद है। और फिर एक साथ दिल्ली हो, संघ हो, दूसरी तरफ अनेक राज्य हो, मल्टीपल स्टेट्स, मोर देन वन स्टेट, ये भी संघीय विवाद होगा। एक तरफ संघ होगा, दूसरी तरफ मोर देन वन स्टेट, ये भी संघीय विवाद होगा। बस एक विवाद संघीय नहीं होगा, वो है दिल्ली और संघ के बीच का विवाद संघ नहीं, क्योंकि दिल्ली यूटी है। बात ध्यान रखने की है कि यूटी का विवाद संघीय विवाद में नहीं आता आर्टिकल 131 के हिसाब से। इसका मतलब इतने किस्म के विवाद है संघीय। तो अब आप देखो कौन सा विवाद संघ राज्य के बीच में है, कौन सा विवाद राज्य के बीच में है, ये सारे संघीय विवाद हैं। कौन सा विवाद एक संघ और अनेक राज्यों में एक साथ है, ये सारे डिस्प्यूट संघीय है। और सारे डिस्प्यूट संघीय है, इसका मतलब क्या है? सारे डिस्प्यूट संघीय है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, बड़ी ध्यान देखने की बात है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर सारे डिस्प्यूट संघीय है तो स्वाभाविक तौर पर सारे डिस्प्यूट संघीय, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो फिर डिस्प्यूट कहाँ पर आएगा? पहला, नदी जल विवाद, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। अंतर यानी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, अंतर नदी जल विवाद, ये पहला विवाद है जो मूलतः राज्य के बीच में है, तो ये संघ का विवाद बन जाता है। और कई बार आप देखो कुछ तो भौगोलिक सीमाओं का विवाद है, राज्य के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, टेरिटरी का, भौगोलिक सीमाओं का भी झगड़ा हो जाता है राज्य के बीच में। लेकिन मेन तो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट विवाद है। और अब उसके अलावा आप देखोगे
तो निश्चित तौर पर विवाद क्या होता है, गवर्नर को लेके, राज्यपाल को लेके, और गवर्नेंस से रिलेटेड आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 200 को लेके बाकी सारे। आर्टिकल 356 के समय एक समय विवाद था, अभी इतना बड़ा विवाद नहीं है, फिर भी आप कह सकते हो यस, आर्टिकल 356 में भी विवाद हो जाता है। अभी कुछ सेंट्रल एजेंसीज को लेकर विवाद हो जाता है, केंद्रीय एजेंसी को लेकर, राज्यों की आर्थिक मांग को लेकर, समय समय बदलते रहते हैं। सेंट्रल एजेंसीज लाइक ईडी, सीबीआई, ईडी, इनको भी लेकर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, इनको भी लेकर समय समय विवाद होते हैं। पैसे का भी, जैसे अभी आप देखोगे कि कर्नाटका दक्षिण भारत का राज्य कह रहे हैं हमें पैसा ज़्यादा चाहिए, ये भी डिस्प्यूट है। और आप जानते हो दोस्तों, डिस्प्यूट का मेन कारण तो पॉलिटिकल होता है। अब वैसे आप कह सकते हो सर, वन नेशन वन इलेक्शन, ये कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसका तो राज्य विरोध कर रहे हैं, और क्योंकि अब कहने को तो कोई भी डिस्प्यूट किया जा सकता है, लेकिन जो मेजर डिस्प्यूट है वो केंद्र एजेंसी का है। और फिर वित्तीय स्वायत्ता यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी या वित्तीय अनुदान, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लेकर, यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अभी आप देखो पंजाब का जो उधार है वो स्टेट जीडीपी का 40% पहुंच चुका है। जब इतना बड़ा उधार है तो अपने आप में तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। केरला बाकायदा उसको प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब सवाल है कि इस पूरे झगड़े में अगर आप देखोगे इस समय, बाकी झगड़े तो बड़े सारे चलते रहते हैं, लेकिन मेजर झगड़े ये हैं। बाकी कई बार सिविल सेवकों के विवाद होते हैं, कई बार ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का विवाद होता है। विवाद के मूल कारण बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। व्हाट इज बेसिक रीजन बिहाइंड डिस्प्यूट? पॉलिटिक्स। इसलिए आप देखते होंगे कि कई बार विवाद सिविल सर्विसेज का हो जाएगा, कई बार विवाद आप देखोगे बीएसएफ के क्षेत्राधिकार बढ़ाने का हो जाएगा। समय समय थोड़ी बातें बदलती रहती है, लेकिन डिस्प्यूट का मूल कारण पर बहुत ध्यान दिया होगा। मोदी जी और खट्टर के बीच में डिस्प्यूट नहीं होता। इसलिए अब जो किसानों का आंदोलन पंजाब ने आगे बढ़ा दिया है, खट्टर ने वहीं रोक दिया। अगर खट्टर ना होते तो आप सोचो दिल्ली की कितनी आफत हो जाती, सारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जाते। लेकिन हरियाणा ने क्या किया, किसानों को अपने ही बॉर्डर पर रोक दिया। अब ये सहयोग है, अदरवाइज ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसीलिए वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो दोस्तों आप जानते हो कि इसलिए पूरा विवाद होता है पॉलिटिकल। और मसला ये है कि भाई पॉलिटिकल विवाद क्यों है, कि चुनाव जीतना है। अगर विवाद नहीं होगा तो फिर संत महात्मा लोग हो जाएंगे, फिर कौन सीएम बनेगा, कौन डीएम, कौन पीएम बनेगा। दोस्तों आपको पावर में रहना है तो लफड़ा करना ही पड़ेगा। आप शांति से बैठे रहोगे, आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, बताओ सब लोग लोगों की सेवा करने आते हैं, कस्मे वादे खाते हैं जनता की सेवा के लिए, ये क्या हो रहा है। तो बच्चों यही बात तो है, कहने करने में फर्क हो जाता है। तो समय समय विवाद बदलते रहते हैं, लेकिन हम इस विवाद का समाधान बताएंगे विवाद छोड़ के, क्योंकि मैनेजमेंट में कहावत है, अगर हमें केवल संघ राज्य के बीच विवाद ही पता है, अगर हम किसी बात के केवल विवाद जानते हैं, इसका मतलब है कि नहीं, फिर तो हम विवाद अगर हम जानते हैं तो समाधान तो होना चाहिए। अगर हम विवाद का समाधान नहीं कर सकते, इफ यू डोंट हैव एनी सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, देन वी आर प्रॉब्लम इटसेल्फ। तो खुद ही हम समस्या है। इसे दोस्तों घबराने की बात नहीं, जीवन समस्याओं का नाम है, संघर्ष का नाम है, उसका समाधान होगा। तो अब समाधान कैसे होगा जरा देखा जाए। अब नदी जल विवाद क्या है, गवर्नर क्या है, 356 क्या है, ये सब क्या है, जरा एक एक करके हम देख लें। तो अब जरा मान लो दोस्तों कोई एक ही विवाद उठा ले, मान लो कि पहले गवर्नर साहब का ही उठा ले। गवर्नर का उठा ले, फिर 356 का उठा ले। तो ये डिस्प्यूट है संघराज्य के बीच में, और उनका समाधान आप कहोगे सर अगर संघराज्य के बीच विवाद हो जाए, समाधान करने कहाँ जाए, उच्चतम न्यायालय। याद रखना बच्चों, सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली एजेंसी फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। उच्चतम संघ राज्य के बीच झगड़े के हल करने को एक ही एजेंसी है जिसका नाम है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के अलावा हमारे पास झगड़े हल करने की और कोई एजेंसी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। अब सवाल यह है, अगर स्वाभाविक तौर पर गवर्नर को
गवर्नर को बड़ी पावर दी जाती है कि गवर्नर बल फड़ा क्या है भाई। देखो दोस्तों, बस सिंपल सी बात है। अब सवाल ये है, आप जानते हो कि हमारे संघवाद में संघ सरकार को प्राथमिकता दी गई है। मामला सिंपल सा है। अगर अमेरिकन मॉडल लोगे तो हमारे यहाँ ऐसा गवर्नर होना नहीं चाहिए, आपने पहले बता रखा है। अमेरिकन मॉडल में तो आप अगर ये विचार करोगे बच्चों, क्यों ना नागालैंड का गवर्नर नागालैंड की जनता के द्वारा निर्वाचित हो जाए। तो बच्चों, नागालैंड के गवर्नर नागालैंड की जनता के द्वारा जिस दिन निर्वाचित होगी, आप क्या समझते हो, संघ पे नागालैंड का नियंत्रण रहेगा? यही चैलेंज है। तो अब आप कहोगे कि अमेरिका का मॉडल लेंगे, तो इसलिए बच्चों अमेरिका का मॉडल हमारे यहाँ अप्लाइड नहीं है, दैट इज नॉट सुटेबल। और गवर्नर के झगड़े का मूल कारण एक ही है, इसलिए जिसे आप करंट अफेयर मानते हो घटनाएं नहीं होती, सिद्धांत एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन द सेम। इसलिए बार बार कहते हैं अगर सिद्धांत को आप देखो तो कुल मिला के जुला के एक ही बात आती है। तो सवाल ये है कि अगर आप देखो गवर्नर गवर्नर का मसला आता क्यों है भाई? देखो हमारे संघवाद में क्या है, 7 शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है। अब संघवाद में जो 7 शेड्यूल है उसे डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है। अब डिवीजन ऑफ पावर के हिसाब से अगर संघ का यूनियन का हेड प्रेसिडेंट है, तो राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन है? गवर्नर। राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? गवर्नर। राज्यपाल। हु इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट? दैट इज अ गवर्नर। अब आप देखोगे दोस्तों, सवाल ये है गवर्नर के पावर हमारे पास ज़्यादा है। डिस्प्यूट क्यों होता है? क्योंकि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता से काम करता है। प्रेसिडेंट की पोजीशन संविधान में गवर्नर से अलग है, क्योंकि प्रेसिडेंट शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति के मामले में किसकी प्राथमिकता हो जाती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। राष्ट्रपति के मामले में प्राथमिकता बन जाए किसकी? मंत्रिपरिषद की। लेकिन अब यही मामला तो यही गवर्नर के बारे में होनी चाहिए। तो गवर्नर भी भाई, केरला गवर्नर मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परामर्श से काम करे? तो उत्तर है नहीं। तो हमारे यहाँ केरला का जो गवर्नर है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम नहीं करता, यानी नॉर्मली काम करता है। इसलिए आप देखोगे हम सोचते हैं कि यार प्रेसिडेंट जैसा गवर्नर क्यों नहीं होता, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, गवर्नर भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और सीएम है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, पीएम है। तो जैसे ही आपने कभी सुना है कि द्रौपदी मुर्मू महोदय ने कुछ ऐसा कर दिया हो, मोदी जी, अभी द्रौपदी मुर्मू महोदय देखिए कैसे बजट भाषण पढ़ने आई थी और सरकार की तारीफ किया, सबका विकास सबका साथ हो रहा है। और वहीं केरला गवर्नर देखिए, केरला गवर्नर ने आया, उन्होंने कहा भाई ये भाषण नहीं पढ़ेंगे। कमाल की बात है। वैसे हमारे एक पूर्व राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन ने कहा ये परंपरा खत्म कर देनी चाहिए, ये परंपरा ही न रखी जाए कि राष्ट्रपति आए भाषण पढ़े। अरे राष्ट्रपति पपेट थोड़े है। तो जो राष्ट्रपति का स्पीच आता है न्यू ईयर पे, बजट सेशन पे, तो आप देखो ये हमारी ट्रेडिशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी गया है कि राष्ट्रपति वर्ष के पहले सेशन को एड्रेस करता है। अब कहा जाता है कि भाई इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट पढ़ता है तो सब चीज़ें कहाँ लिखी गई है, सब चीज़ें लिखी गई हैं, और लिखा किसने है? स्वाभाविक रूप से सरकार ने लिख दिया है। लेकिन एक बात याद रखो, आपने कभी नहीं देखा होगा इधर द्रौपदी मुर्मू महोदय, सोचिए द्रौपदी मुर्मू महोदय और प्रेसिडेंट के साथ कितने अच्छे रिलेशन है। जब गवर्नर सीएम के साथ पंजाब में देखो, केरला में देखो, बंगाल में देखो, लेकिन ये भी सच है हरियाणा भी है, यूपी भी है। आपने कभी नहीं सुना होगा यूपी में योगी और बहन जी के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो झगड़े होते हैं। अब सवाल है गवर्नर की पोजीशन अलग क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर देता है, राष्ट्रपति को नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर टू गवर्नर, इससे विवेकाधीन शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और ये विवेकाधीन शक्ति आर्टिकल 163 में, यानी संविधान में लिखा गया है कि गवर्नर वो भी काम कर सकता है जिसकी सलाह मंत्रिपरिषद न दे।
प्रेसिडेंट के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। आप कमेंट बड़ा कर देना, यहाँ से दिखने में दिक्कत हो रही है। तो अब आप देखोगे इतना ही नहीं, गवर्नर को और विवेकाधीन शक्ति क्या है, 6 शेड्यूल में, 5th शेड्यूल में, आर्टिकल 200 में, आर्टिकल 356 में। तो गवर्नर को विशेषाधिकार कई जगह मिल जाते हैं, कई कई जगह विशेषाधिकार है, विशेष शक्ति मिल जाती है जो प्रेसिडेंट को नहीं है। इसका मतलब प्रेसिडेंट कई मामलों में अपने व्यवहार के रूप में कई मामलों में वो विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर लेता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं करता। गवर्नर आप देखोगे डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है गवर्नर के बारे में डिस्क्रिशनरी पावर, ऐसा प्रेसिडेंट के रूप में नहीं लिखा गया है। फिर यहाँ देखोगे 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, आर्टिकल 200, आर्टिकल 356, ये सारी बातें कहीं ना कहीं बताती है कि गवर्नर को थोड़ा ज़्यादा शक्ति है। लेकिन गवर्नर इस शक्ति का प्रयोग कैसे करे, मंत्रिपरिषद की सलाह से करे या ना करे। भाई डिस्क्रिशनरी का विवेकाधीन का मतलब है कि गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह से काम नहीं करेगा। और ये भी इसलिए क्यों ऐसा किया गया बच्चों। और सबसे बड़ी बात क्या है, गवर्नर क्या है, गवर्नर इलेक्टेड तो है नहीं, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और आप जानते हो प्रेसिडेंट का मतलब है पीएम, इसलिए गवर्नर क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं पीएम के रिप्रेजेंटेटिव। तो गवर्नर पीएम के खिलाफ जाएंगे नहीं। अब सवाल है गवर्नर बेचारा फंस गया, अब गवर्नर पीएम की सुने या सीएम की सुने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है। अच्छा अब आप बच्चों सवाल पूछ सकते हो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन आप सवाल पूछ सकते हो। यस क्वेश्चन आवर, प्रतीक ने क्वेश्चन आवर था, बड़ा ही कर देना। अब जरा कुछ पूछ लो उसके बाद। सर कितना क्वेश्चन आते हैं ये यूटी में राज्यों के वित्त मंत्री कैसे, वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री। दोस्तों अजीत ने देखो, अजीत वित्त राज्य मंत्री कौन है, संघ का है, जो निर्मला सीतारमण को सहायता देता है, वित्त राज्य मंत्री है। राज्यों के वित्त मंत्री कौन है, जो यूपी बिहार के वित्त मंत्री है, राज्यों के वित्त मंत्री हैं। सर यूटी में एलजी कहाँ होगा, कमिश्नर। देखो बच्चों एलजी वहाँ होगा जहाँ विधानसभा है, जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहाँ कमिश्नर होगा। तो दिल्ली में पुडुचेरी में एलजी है, इसलिए क्योंकि वहाँ असेंबली है। किसी बच्चे ने पूछा रुचि जीएसटी कैसे द्वारा लागू होता है, किसके द्वारा। देखो राज्य का लागू होगा राज्य का, संघ का तो संघ का। बच्चे 356 क्या है, अभी सौरभ इसी को हम बताएंगे 356 क्या है। अभी तो बस ये डिस्प्यूट हमारे हैं बताने, पहले गवर्नर फिर 356। राज्यपाल को सीएम हटा सकता है, नहीं बच्चों एक खास बात है, राज्यपाल को सीएम नहीं हटा सकता, राज्यपाल को हटाने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। अब जरा सोच के देखो, प्रेसिडेंट को अगर दोनों संसद के लोग मिल जाए हटा सकते हैं, राज्यपाल को नहीं हटा सकता। सर पेट्रोल डीजल को जीएसटी दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है। अरे मेरे बच्चों अब देखो यही तो है, राज्यों ने भाई अगर वो भी जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो स्वाभाविक रूप में राज्य अपने हिसाब से उसको आगे पीछे करे, राज्य अपने हिसाब से आगे पीछे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीएसटी की रेट तय होगी पूरे इंडिया में। यानी इसीलिए तो का एक विधान, एक कानून, एक देश। राज्यपाल कौन चुनता है, अरे मेरे बच्चे राज्यपाल को चुनता नहीं, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। गवर्नर का कोई फैसले का अधिकार है क्या सर। अरे मैं गवर्नर तो फैसले का अधिकार है, देखो अनुच्छेद 200, 356, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल मैंने बता रखा है, 5th शेड्यूल बता देंगे। तो ये तो गवर्नर को फैसले का अधिकार है। अगर दिल्ली हरियाणा विवाद हो जाए तो किसका अंतर है, अरे देखो दिल्ली हरियाणा विवाद हो जाए संघीय विवाद नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित क्षेत्र है। सर जी हिमाचल में पुलिस कमिश्नर नहीं होता है क्यों। अब देखो हमारे पुलिस के 2 सिस्टम है, कई जगह पुलिस कमिश्नर होता है जहां वो डीएम के अलावा लाठीचार्ज करने, लोक व्यवस्था करने की पोजीशन देखता है। बाकी जगह जहां कमिश्नर नहीं होता वो डीएम के नीचे काम करता है। अल्कोहल पे मैक्सिमम टैक्स कितना हो सकता है, अरे अब पूजा ये तो स्टेट तय करेगा, ये तो विधानसभा तय करेगी। किसी बच्चे ने रागिनी व्हाट इज आर्टिकल 301, रागिनी तुम बिजनेस झारखंड से लेकर बंगाल, बिहार, यूपी, राजस्थान कहीं कर सकती हो। आर्टिकल 301 है, अदानी अंबानी कहीं कोई बिजनेस करें, कहीं कोई व्यापार सामान भेजे, सब अलाउड है।
वैष्णवी ने पूछा आईजीएसटी क्या है? इंटर स्टेट जीएसटी या इंटीग्रेटेड जीएसटी भी कई बार कहा जाता है। ऐसा जीएसटी जो संघ राज्य दोनों के बीच काम करता है। इसे पूछा विशु ने, अगर गवर्नर उसी स्टेट का होता है? नहीं नहीं बच्चों, ये बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा विशु। गवर्नर संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन ये परंपरा है। देखो इसलिए कहा भी जाता है जो आईएएस अधिकारी जिस डिस्ट्रिक्ट में आईएएस बनता है उस डिस्ट्रिक्ट का वो नहीं होना चाहिए। इसलिए गवर्नर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस राज्य के नहीं होना चाहिए जिस राज्य में वो काम कर रहे हैं। ऐसा संविधान में लिखा गया है। ये व्यवहार में लाया जाता है। व्यवहार में क्यों? क्योंकि स्वाभाविक रूप में अब कोई फेवरेबल काम न कर पाए कि पता उनका कोई प्रेफरेंस देने लगे, इसलिए ऐसा किया गया है। किसी संघी शासन कहाँ से पढ़े सर? अरे किताब से पढ़ लो यार, किताब से पढ़ लो संघी शासन मेरे बच्चे। अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, अब बच्चों इसी बात बताएंगे। विवाद के बाद फिर बताएंगे अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, क्षेत्रीय परिषद का सहयोग। पहले विवाद फिर सहयोग। जब संविधान में लिखा है कि राज्यपाल कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, तब तमिलनाडु ने, अब देखो दोस्तों आपको अभी बता देंगे, आज की डेट में मामला बदल गया है। कई बार राज्यपाल के मामले भी दायरे में आ रहे हैं। किसी बच्चे ने कहा ईडी क्या है? अरे वैष्णवी, तुम ईडी जाके हेमंत सोरेन से पूछना, केजरीवाल से पूछना। ईडी का मतलब होता है प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय की एक एजेंसी है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो बाकायदा ऐसे लोगों पे जांच करती है जिनके खिलाफ पैसे की हिला हवाली का आरोप होते हैं। अर्जुन ने पूछा फ्लोर टेस्ट क्या है? जो भी बिहार में हुआ कि किसी विधानसभा में किसका बहुमत है किसका बहुमत नहीं है, इसकी जांच के लिए फ्लोर टेस्ट होता है। इसलिए राज्य में जीएसटी गवर्नर लागू करता है। अब जो राज्य का प्रशासन, अब गवर्नर के नाम पर राज्य का प्रशासन चलता है, तो कह सकते हो सर यूटी में फाइनेंस मंत्री सेंट्रल का नहीं माना जाएगा। अरे नहीं बच्चे, यूटी का फाइनेंस मिनिस्टर तो खुद अपना उसका होगा, वो सेंट्रल कैसे होगा? सर टॉप 10 में आने पर जिले का डीएम, ऐसा नहीं, टॉपर भी बनने पर नहीं बन सकते। टॉप 10 की बात छोड़ो तुम। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट संघी विवाद है? हाँ बिल्कुल विवाद है। इसे सहकारिता क्या रहा जी, बस ये आगे बताएंगे। अरे जा झड़ा देख ले तब तो विवाद बताएंगे। जीएसटी वोटिंग का मतलब क्या है? अरे मेरे बच्चों, 3/4 का मतलब है, मान लो कि जितने भी लोग उपस्थित होंगे 100, अगर 3/4 का मतलब क्या है, 100 लोग उपस्थित होंगे, 75 वोट से उसका निर्णय होना चाहिए। 75 वोट से निर्णय, 3/4 से निर्णय होना चाहिए, आधे से नहीं। अब यह नहीं कि आधे से ज़्यादा है, वैसा नहीं होगा। राज्यपाल के ऊपर केंद्र का नियंत्रण क्यों रखा जाता है? अंकित ने पूछा है। अंकित देखो, केंद्र का नियंत्रण क्यों होगा? क्योंकि हमने बता नहीं दिया, नागालैंड के राज्यपाल पर केंद्र का नियंत्रण नहीं होगा तो भाग जाकर रहेगा। स्टेट यूनियन जीएसटी अलग है क्या? हाँ बच्चे, अरे भाई यूनियन का जीएसटी जो यूनियन विषय पे है, स्टेट का जीएसटी स्टेट के विषय पे, 7वीं अनुसूची में। इसी ने राजन ने पूछा आर्टिकल 279A क्या है? अरे इसी में लिखा है जीएसटी में संरचना कैसी होगी। देखो आर्टिकल 279A में जीएसटी में कौन होगा, निर्णय कैसे होगा, संरचना कैसी होगी, सारी बात आएगी। इसी बच्चे ने मान्य हानि क्या होता है, प्राचीन पूछा है। अरे मेरे बच्चे, मान्य हानि का मतलब किसी को गाली दे देना, किसी को चोर कह देना, ये मान्य हानि है। तो अब मान्य हानि जैसे किसी का नाक आंख तोड़ देना शरीर पे हमला है, वैसे ही चोर कह देना भी जीवन पर हमला माना जाता है। जीएसटी काउंसिल सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इतनों के लिए होती है या सिर्फ आईजीएसटी के लिए? नहीं बच्चे, देखो जीएसटी काउंसिल में डिवीजन करना होता है, तो डिवीजन करना होगा तो फिर तो आईजीएसटी का डिवीजन करेगी। हाँ, रेट कितना होगा वो सब तय करेगी। राज्य में भी जीएसटी का रेट कितना होगा वो जीएसटी काउंसिल ही तय करेगी। नदी जल विवाद क्या है? अब नीतीश मैं बता दूंगा, वही हरियाणा पंजाब के बीच है, तमिलनाडु और। किसी बच्चे ने पूछा हर गोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक बात क्या था? अभिषेक चिंता मत करो, आगे चल के आपको बताएंगे। यही तो अभी आगे अभी तुमने बताया नहीं। पुलिस कमिश्नर को डीएम दरबार पावर कुछ स्टेट में और डीएम के नीचे पुलिस। अरे देखो अंकुश, मैंने पहले बता दिया है, जहां पुलिस कमिश्नर को थोड़ी अलग पावर है वहां कमिश्नर है, बाकी जगह पुलिस कप्तान है, जहां वो डीएम के अंतर्गत काम करता है।
सर अंडमान निकोबार में डीएम होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं मेरे बच्चे। राज्य भवन पर टैक्स लगा सकता है? हाँ, भूमि भवन पर टैक्स लगाना राज्य का काम है। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन का नाम याद रखना जरूर नहीं, अरे मेरे कुछ नहीं, ऐसी बातें आईएएस में नहीं आती, आप चिंता मत करो। न्यास का अर्थ क्या होता है? न्यास का मतलब ट्रस्ट बच्चों। जैसे मैंने कोई सामाजिक काम करने के लिए, कोई काम करने के लिए ट्रस्ट बना लिया जाए। जीएसटी में गवर्नर की भूमिका क्या है सर? अब देखो, गवर्नर की भूमिका जीएसटी में कुछ नहीं होती भाई। गवर्नर तो घर के दादा जैसा है ना बच्चों। तो घर के दादा जैसा है तो गवर्नर क्या करेगा? बस ये देखेगा कि दीदी जो काम कर रही है संविधान के हिसाब से होना चाहिए। नहीं, गवर्नर को ये काम नहीं करना चाहिए कि प्रशासन में हस्तक्षेप करे। अब लोक व्यवस्था कैसी है, शिक्षा कैसी है, गवर्नर का ये काम नहीं है। गवर्नर का काम देखना है 356 और 200। सर जी पुलिस कैप्टन ठीक 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 ठीक, बहुत पुलिस कमिश्नर होगा तो पावर के, नहीं नहीं। अरे देखो कई बार अब ये विवाद का विषय चलता है, चिंता मत करो। अभी तो लोग, सर ईडी का छापा जनता पर ही पड़ सकता है। अरे मेरे बच्चे, जनता के पास है क्या जो छापा पड़ेगा? ईडी की छापा जनता पर क्यों पड़ेगा? सांसद में भी मानहानि केस होता है? हाँ बिल्कुल होता है। राहुल गांधी अभी फंसे थे, देख ही रहे मेरे बच्चों। इसी ने बच्चे आर्टिकल 3(6) क्या है मेरे बच्चे? उसमें लिखा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता से काम करेगा, लेकिन लेकिन वो कई बार अपने विवेक का प्रयोग करेगा। जीएसटी काउंसिल में सेंटर को वोटिंग राइट ज्यादा है भाई? अरे नहीं, अब ज्यादा तो देखो 1/3 ही है, बाकी तो राज्यों के पास 2/3 है। अ, समर्थन सूची में क्या क्या आता है? अरे समर्थन सूची में बच्चों विधायकों के नाम आते हैं, कि गवर्नर को लिख के नाम दे देंगे कि हमें हमें इतना किया गया। इसमें कमिश्नर और कलेक्टर में ताकत किसके पास है? अरे अंकित चिंता मत करो, अभी ताकत तुम्हारे पास है। अभी तो पढ़ो लिखो, ताकत सबके पास होती है। अभी थोड़ा 356 वगैरह मेरे बताऊंगा बच्चों में। ठीक है बच्चों, फिर बाकी कल फिफ्थ शेड्यूल बता दूंगा, आर्टिकल 200 भी बताऊंगा। भारत मत ठीक है, फिर कल बाकी बच्चों कल। थैंक यू बच्चों।